नमस्कार। आधुनिक विश्व के इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम फ्रांस की क्रांति की प्रगति के विषय में पढ़ेंगे। पीछे के चैप्टर्स में हमने फ्रांस की क्रांति के विभिन्न कारणों को जाना और ये भी जाना कि वित्तीय संकट ने फ्रांस को क्रांति के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था और फ्रांस की इस वित्तीय संकट को समाप्त करने के लिए लुई 16 ने नए कर का प्रस्ताव रखा और चूँकि नए कर का प्रस्ताव एस्टेट्स जनरल नामक एक सभा के द्वारा ही पारित हो सकता था, इसलिए उसे मजबूर होकर एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा और ये अधिवेशन ही आगे जाकर क्रांति का कारक बना और इसलिए वित्तीय संकट को हम फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से नेशनल एस्टेट्स जनरल के अधिवेशन के साथ ही किस प्रकार क्रांति का प्रगति का चरण शुरू होता है। एस्टेट्स जनरल फ्रांस की एक प्राचीन सभा थी जिसके बारे में हम पीछे अध्ययन कर चुके हैं और इसमें फ्रांस के समाज के तीनों वर्गों के प्रतिनिधि अर्थात फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट के लोग शामिल होते थे और चूँकि 1789 से पहले 175 वर्षों तक इसका कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया था, तो बड़ी मुश्किल से राजा ने उसकी क्रियाएं, उसकी कार्यविधि वगैरह को पता किया और उसके बाद में इसके चुनाव 1789 के प्रारंभ में कराए गए। चुनाव से पूर्व उस समय के वित्तीय प्रबंधक नेकर ने एक प्रस्ताव रखा था कि जो थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 610 कर दी जाए और इस प्रकार जो सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई वह प्रथम स्टेट के 300 सदस्य, द्वितीय स्टेट के 291 सदस्य और थर्ड स्टेट के 610 सदस्य निर्धारित किए गए। कुल 1201 सदस्य स्टेट्स जनरल में थे जिनके लिए चुनाव होना था। और यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि प्रथम स्टेट और दोनों सेकंड स्टेट के सदस्यों को अगर दोनों को मिला भी लिया जाए तो उनकी संख्या 591 में बैठती थी, जो तृतीय स्टेट के 610 की संख्या से कम थी। तो आगे जाकर इस संख्या ने क्रांति के रास्ते में महत्वपूर्ण मोड़ देने में सहयोग किया। जब स्टेट जनरल के प्रतिनिधि चुनाव में गए तो उन्हें लोगों ने, जनता ने बहुत सारे मांग पत्र दिए। ये मांग पत्र विभिन्न सुधारों से संबंधित थे। इन्हें काहिया कहा जाता है। लगभग 50,000 इस प्रकार के मांग पत्र जनता के द्वारा लोगों को दिए गए और इन मांग पत्रों में जनता ने जो मांग की है उससे हम तत्कालीन समय में फ्रांस की जनता के मूड या उसके इच्छाओं को समझ सकते हैं। इन काहियाओं में सामंतों के विशेषाधिकार, नमक कर आदि की समाप्ति की मांग की गई थी। बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी भी काहिया में कहीं पर भी राजा को हटाने की मांग नहीं रखी गई थी। इसका मतलब कि फ्रांस की जनता एस्टेट जनरल के जब चुनाव हुए उस समय तक केवल सामंतीय विशेषाधिकारों से परेशान थी। उसको राजा से कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी और उसके दिमाग में राजा को हटाने का कोई विचार नहीं था। और इस प्रकार चुनाव के बाद एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया। प्रथम अधिवेशन 5 मई 1789 ईस्वी में बुलाया गया और अधिवेशन बुलाने के तुरंत बाद राजा ने अधिवेशन को संबोधित किया और संबोधित करने के बाद में उन्हें अपने अपने भवन में जाकर इस वित्तीय संकट के समाधान के लिए रास्ता निकालने के लिए प्रयास करने के लिए उसने कहा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हुई कि राजा ने एस्टेट जनरल के सदस्यों से वित्तीय संकट के समाधान के लिए कहा। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि तीनों सदस्यों एस्टेट्स के अलग अलग भवन थे और उनमें तीनों जो एस्टेट्स थे वो अलग अलग बैठकर सभा करते थे। एक जगह पर बैठने के साथ मिलकर सभा करने का उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इस प्रकार से एस्टेट जनरल का अधिवेशन शुरू हुआ। अधिवेशन शुरू होने के कुछ समय बाद ही वोट के प्रकार को लेकर झगड़ा प्रारंभ हो गया। फर्स्ट और सेकंड स्टेट चाहते थे कि वोट जो है वो वोट बाय एस्टेट होना चाहिए, मतलब एक स्टेट का एक वोट होना चाहिए, जबकि थर्ड स्टेट के लोग चाहते थे कि वोट बाय हेड होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक सदस्य का एक वोट होना चाहिए। ये
वोट का प्रकार एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यदि अगर एक स्टेट का एक वोट मान लिया जाए तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे वो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोग थे, उनके हित लगभग एक जैसे होते थे। इसलिए किसी भी विषय पर वो जो उनके हितों के खिलाफ था वो दोनों एक हो जाते थे, और एक होकर वो दो वोट बनकर थर्ड स्टेट के एक वोट को पराजित कर देते थे और अपनी बात को, अपने प्रस्तावों को स्वीकार करवा लेते थे। इसलिए थर्ड स्टेट ने इस बात का विरोध किया और उन्होंने कहा कि जब सदस्यों की संख्या का कोई मतलब ही नहीं था तो फिर नेकर को सदस्यों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, क्या पड़ी, क्यों हम थर्ड स्टेट की संख्या को बढ़ाया। और इस प्रकार यहाँ पर आकर झगड़े की शुरुआत हो गई और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। जब ये झगड़ा किसी भी तरह से समाप्त नहीं हुआ तब अंत में दोनों के स्टेट्स के हठधर्मिता से परेशान होकर थर्ड स्टेट ने 17 जून 1789 को अपने आप को राष्ट्रीय महासभा में बदल दिया। अर्थात उसने अब थर्ड स्टेट को एक राष्ट्रीय महासभा कहलाना शुरू कर दिया और बाकी के दोनों स्टेट्स को भी यह कहा कि वो उसके प्रतिनिधि भी इस राष्ट्रीय महासभा में शामिल हों। एक प्रकार से अब थर्ड स्टेट संपूर्ण राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने वाली महासभा के रूप में उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। थर्ड स्टेट द्वारा राष्ट्रीय महासभा में अपने आप को बदल लेने की जो घोषणा थी, उस घोषणा से लुईस 16 नाराज़ हुआ और उस नाराज़गी का परिणाम ये हुआ कि जब 3 दिन बाद थर्ड स्टेट के लोग सभा के लिए अपने भवन में घुसने लगे तो सैनिकों के द्वारा उनको सभा भवन में घुसने से रोक दिया गया और ये कहा गया कि आपको वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। उसी समय बारिश प्रारंभ हो गई और बारिश प्रारंभ हो जाने के कारण चूँकि सभा स्थल के गेट बंद थे, इसलिए थर्ड स्टेट के सदस्य पास में ही बने हुए एक टेनिस कोर्ट में चले गए और वहाँ पर उन्होंने एक शपथ ली जो इतिहास में टेनिस कोर्ट की शपथ कहलाती है। ये घटना 20 जून 1789 को हुई और उन्होंने शपथ ली कि जब तक वो राज्य इस फ्रांस के लिए कोई नया संविधान का निर्माण नहीं कर लेंगे तब तक वो निरंतर मिलते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। इसका मतलब ये था कि फ्रांस का शासन राजा के हिसाब से नहीं चलेगा बल्कि एक संविधान के हिसाब से चलेगा और उसका निर्माण राष्ट्रीय महासभा के द्वारा किया जाएगा। और इसीलिए इस बात के महत्व को देखते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार हेज ने इसे वास्तविक क्रांति का वास्तविक आरंभ माना है। जब राजा को थर्ड स्टेट की इस टेनिस कोर्ट की शपथ के बारे में पता चला तो उसके बाद उसके सामने स्थिति बड़ी विकट हो गई। इसी दौरान कुछ फर्स्ट और सेकंड स्टेट के प्रतिनिधि भी राष्ट्रीय महासभा में सम्मिलित होने लगे और अब उसके पास राजा के पास एक ही रास्ता था कि या तो थर्ड स्टेट या राष्ट्रीय महासभा को सैनिक बल के द्वारा वहाँ से खदेड़ा जाए और या उनकी बात मान ली जाए। यदि सैनिक बल से उनको खदेड़ा जाता तो जो कर लगाने का जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव कैसे पारित होता और इससे वित्तीय संकट कैसे समाप्त होता। तो इसलिए राजा ने मजबूर होकर जो थर्ड स्टेट की राष्ट्रीय महासभा बनाने की जो बात थी वो बात को स्वीकार कर लिया और उन सभी फर्स्ट और सेकंड थर्ड स्टेट को तीनों को एक साथ बैठक करने की अनुमति प्रदान कर दी और एक प्रकार से राजा के ऊपर थर्ड स्टेट की प्रथम विजय थी। और इसके बाद जब सभी इस बात के ऊपर स्वीकार हो गए तो राष्ट्रीय महासभा ने चूँकि निर्णय लिया था कि वो संविधान बनाएगी, इसलिए उसने अपने आप को 9 जुलाई 1789 को राष्ट्रीय महासभा ने अपने आप को संविधान सभा के रूप में कन्वर्ट कर लिया, बदल लिया। थर्ड स्टेट के द्वारा जो राष्ट्रीय महासभा और फिर संविधान सभा में अपने आप को बदलने की जो घटनाएं थी उस घटनाओं की जानकारी पेरिस में भी लोगों को हो रही थी, तो उससे पेरिस के लोग भी बड़े उत्साहित थे और उनमें भी एक प्रकार का रोमांच का माहौल पैदा हो गया था। और इसी दौरान पेरिस में जो खाद्य पदार्थों खासकर ब्रेड की कमी हो गई थी और उस ब्रेड की कमी के कारण भी लोग परेशान हो गए थे। एक और घटना उसमें ये हुई कि जब ये सब घटनाक्रम चल रहा था राष्ट्रीय
महासभा और संविधान सभा के रूप में अपने आप को बदलने का और वोट को लेकर संघर्ष का, और जिस प्रकार से जनता में एक प्रकार से एक रोमांच वहाँ पैदा हो रहा था, तो उसको देखते हुए दरबारियों और रानी के दबाव में आकर राजा ने पेरिस और वर्साई के आसपास सैनिक जमाव करना शुरू कर दिया था, और उनके दबाव में आकर ही जो लोकप्रिय वित्त प्रबंधक था नेकर, उसको भी उसके पद से हटा दिया। तो एक प्रकार से कुछ ऐसे कारण इकट्ठा हो गए, जिनमें एक था कि लोकप्रिय मंत्री नेकर को हटाना, दूसरा सैनिकों का जमाव करना, तीसरा भूखमरी, और चौथा अव्यवस्था। और इसके साथ साथ कुछ और बहुत सारे ऐसे जोशीले लोग भी थे जो लोगों को अपने विचारों से बहुत उत्तेजित कर रहे थे। इनमें कैमिल देमुला का नाम बहुत ही उल्लेखनीय है। और उससे क्या है कि एक प्रकार का उत्तेजना का माहौल पेरिस में पैदा हो गया, और हर कोई अब हथियारों की खोज में लग गया। और जब हथियारों की खोज की बात आई तो उन्हें बास्तिल का किला नज़र आया कि इससे अच्छा स्थान उनके लिए क्या हो सकता है। ये बास्तिल का जो किला था, ये पेरिस से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक पुराना किला था, जो उस समय राजनीतिक बंदियों को रखने का काम आता था, और ये एक प्रकार से प्रतिक्रियावाद का प्रतीकात्मक गढ़ था। 14 जुलाई 1789 को लोगों ने इकट्ठा होकर इस बास्तिल के किले को लूट लिया और उसे धराशायी कर दिया। तो ये घटना बहुत महत्वपूर्ण घटना फ्रांस के इतिहास में मानी जाती है, क्योंकि ये एक प्रकार से जनता के द्वारा एक प्रतिक्रियावादी गढ़ को, प्रतीक को समाप्त करने की घटना थी। और इसलिए इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बास्तिल की घटना का क्या महत्व था। अगर हम सैनिक दृष्टि से इस घटना की बात करें तो इसका कुछ भी महत्व नहीं था, परंतु प्रतीकात्मक रूप से इसका अर्थ बहुत ज़्यादा था। एक प्रकार से यह प्रतिक्रियावादी शासन पर जनता की विजय थी। इसी कारण फ्रांस में इसे बड़ा महत्व दिया जाता है, और आज भी फ्रांस का जो राष्ट्रीय दिवस है वो 14 जुलाई 1789 के कारण, इस घटना के कारण 14 जुलाई को मनाया जाता है। तो घटना के रूप में एक प्रकार से यह शाही निरंकुशता का अंत था, और इस घटना ने राष्ट्रीय सभा को राजनीतिक सत्ता हस्तांतरण कार्य पूर्ण कर दिया, और इसने कृषकों को विद्रोह करने के लिए भी उकसाया, जिसके परिणाम स्वरूप आगे जाकर सामंत प्रथा समाप्त हुई। बास्तिल की घटना के बाद पेरिस में जनता ने शाही नियंत्रण से मुक्त एक स्थानीय सरकार की घोषणा की, गठन किया, जिसे कम्यून कहा जाता है। यहाँ इस शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे क्रांति के घटनाक्रमों में इस पेरिस की कम्यून का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा, भूमिका रही। तो एक प्रकार से कम्यून क्या थी? वो एक प्रकार से स्थानीय सरकार थी, और इसी स्थानीय सरकार को कम्यून कहा जाता था। और चूँकि ये पेरिस में गठित की गई थी, इसलिए इसे पेरिस की कम्यून कहा जाता है। साथ ही एक नई सैन्य टुकड़ी भी गठित की गई, जिसका नाम नेशनल गार्ड रखा गया, और इस नेशनल गार्ड के जो प्रधान है वो प्रधान लाफायत नामक व्यक्ति को बनाया गया। और एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये जो पेरिस की कम्यून थी शाही नियंत्रण से मुक्त थी, स्थानीय लोगों द्वारा गठित की गई थी, और इसलिए उन्होंने राजा के झंडे की जगह क्रांति का लाल, सफ़ेद और नीला झंडा भी स्वीकार किया, और उसे ही अपने झंडे के रूप में स्थान प्रदान किया। परिस्थितियाँ लगातार बिगड़ती जा रही थी, और इन बिगड़ती हुई परिस्थितियों के कारण अव्यवस्था और ज़्यादा हो गई थी, और इन अव्यवस्थाओं से पेरिस में खाने पीने की चीज़ों की बेहद किल्लत हो गई थी। और इसलिए एक तरफ तो पेरिस की जनता खाने के लिए परेशान थी, और दूसरी तरफ लुई 16 उसकी पत्नी और उसके सहयोगी अभी भी जो परिवर्तन हो रहे थे उन परिवर्तनों को समझना नहीं चाहते थे, स्वीकार करना नहीं चाहते थे। वो अंदर ही अंदर क्रांतिकारियों के दमन का कोई न कोई रास्ता निकालना चाहते थे। 1 अक्टूबर 1789 को वर्साई में फ्लैंडर्स से आई एक नई शाही सैनिक टुकड़ी के सम्मान में एक रात्रि भोज का आयोजन किया गया था, और इस जश्न में शराब के दौर और शाही गीत गाए गए। तो उधर तो वर्साई में तो जश्न मनाया जा रहा था, दूसरी तरफ पेरिस में जनता भूख से बेहाल थी, और इसलिए पेरिस की जनता और ज़्यादा आक्रोशित हो गई। 5 अक्टूबर को फ्रांस की गरीब महिलाओं का एक जुलूस जो भूख और क्रोध से
परेशान था, हाथों में लाठियाँ और शस्त्र लिए हुए तथा रोटी रोटी के नारे लगाते हुए पेरिस से वर्साई की ओर 12 मील की यात्रा पर रवाना हुआ। और उनके साथ बहुत सारे और जो क्रांतिकारी जो लोग थे वो भी जुड़ गए। नेशनल टुकड़ी, नेशनल गार्ड भी उनकी सुरक्षा के लिए चल पड़ी। और शाम के समय लोग पेरिस में पहुँचे और 6 अक्टूबर की सुबह उस जुलूस ने वर्साई के प्रवेश द्वार को तोड़ दिए। बहुत सारे सुरक्षा गार्ड जो उनकी रक्षा के लिए आए थे उनको मार दिया और महल पर आक्रमण कर दिया। कुछ जो लोग थे वो भागकर उन्होंने रानी मैरी अंतोनियत के महल के में भी घुस गए और इससे रानी बहुत परेशान हुई और भागकर उसने राजा के महल में शरण ली। और इस प्रकार से एक अव्यवस्था का माहौल वर्साई में पैदा हो गया। राजा ने वर्साई के महल की बालकनी में खड़े होकर लोगों को समस्याओं का समाधान देने का प्रयास किया, परंतु लोगों ने उसकी एक बात भी स्वीकार नहीं की। हम राज परिवार की आम जनता के जो है किस प्रकार से वो दूर थी उनकी परिस्थितियों से, इससे घटना का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक प्रकार से अब राजा और रानी जो थी पेरिस की जनता की बंदी बन गई। भीड़ ने उन्हें पेरिस लाने का निर्णय लिया और राज परिवार के 8 सदस्यों, जिनमें राजा और रानी भी शामिल थे, उनको लेकर वो लोग जुलूस के रूप में पेरिस रवाना हुए और पेरिस में लाकर उन्हें ट्यूइलरी के महल में रख दिया गया। और अब एक प्रकार से वह पेरिस की सरकार यानी पेरिस की कम्यून के कैदी थे और फ्रांस का राज परिवार इसके बाद वर्साई कभी भी लौट नहीं पाया। 10 दिन बाद राष्ट्रीय महासभा भी पेरिस आ गई और इस प्रकार अक्टूबर 1789 में पेरिस नई सरकार एवं क्रांति का केंद्र बन गया। आशा है आपको इस चैप्टर के द्वारा किस प्रकार एस्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ और किस प्रकार एस्टेट जनरल में वोट को लेकर जो संघर्ष हुआ उसने आगे जाकर क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया और किस प्रकार से एस्टेट जनरल के थर्ड स्टेट ने अपने आप को राष्ट्रीय महासभा और संविधान सभा में कन्वर्ट किया और किस प्रकार से पेरिस की कम्यून के द्वारा राजा और रानी को कैद किया गया। ये घटनाएं समझने में सहूलियत रही होगी। धन्यवाद।